हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पंचायती राज जो व्यवस्था है, ठीक है ना। इससे हर एक एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलते हैं। और ये इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जहां से लगातार बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो अगर इसके जो मोटिवेशन की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो अगर इसके लक्ष्य की बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था जो देश भर में की गई, तो वो क्यों गई थी। सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था इसका जो उद्देश्य था, लक्ष्य था। और स्थानीय लोगों की भागीदारी, ठीक है, किस चीज की, स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये एक राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है भाई? राज्य सूची का विषय है। और बात करें पंचायती राज व्यवस्था में, तो इसमें कितने मामले शामिल होते हैं? 29 विषय शामिल हैं, ठीक है। कितने विषय? 29 विषय। कभी कभी डायरेक्टली आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। इस व्यवस्था की जो शुरुआत पूरे भारतवर्ष में की गई थी, सबसे पहले वो आपके नागौर जिले से की गई थी, जो कि आप लोगों के राजस्थान में पड़ता है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो अंग्रेजों की अगर हम लोग बात करें तो 1882 में, ठीक है ना, ये भी याद रखना भाई, 1882 में स्थानीय स्वशासन औपचारिक बात हुई थी। और इसके जो जनक माने जाते हैं, उसको माना जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को, ठीक है। उनका पूरा नाम था लॉर्ड रिपन। और कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि विकेंद्रीकरण, ठीक है ना, विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत थी भारत में किसने करी थी सर्वप्रथम? ब्रिटिश काल में, तो वो भी रिपन, ठीक है ना, 1882 में। और दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि अनुच्छेद 40, ठीक है ना, अनुच्छेद 40। और बात करें 73वां संविधान संशोधन 1992 के जो द्वारा ये 11वीं अनुसूची का विषय है, ठीक है ना, 11वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया था। और 73वां संविधान संशोधन, ये भाई डबल मार्क कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत बार ये पूछे जाने के चांसेस इसके होते हैं। तो दोस्तों, ये हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है ना, जेएल नेहरू जी। और इनके द्वारा जब पंचायती राज, मतलब ये पहले प्रधानमंत्री थे, तो भाई जब स्टार्ट हुआ था ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है ना, तो इन्होंने एक चीज लागू करी थी, एनडीसी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग एनडीसी कहते हैं। और जिसे हम लोग अगर फुल फॉर्म देखें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत में वो हुई थी 1952 में, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली बहुत बार पूछा जा चुका है, डबल मार्क कर लेना इस चीज को। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा की बात करें तो 1953 में लागू हुई थी भाई, ठीक है। दोस्तों, अब आती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, जिसमें ज़िक्र हम लोग बार-बार कर रहे हैं। इसमें समितियाँ बहुत सारी बनी थी। किसी समिति ने कुछ सुझाव दिए, किसी समिति ने कुछ अन्य सुझाव दिए। उन सभी को फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनी थी, ठीक है ना। इसने क्या-क्या सुझाव दिए थे? भारत के पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है वो इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या था कि त्रिस्तरीय थी भाई, ये त्रिस्तरीय थी। त्रिस्तरीय में क्या-क्या आता है इसको भी समझेंगे। विकेंद्रीकरण का जनक अगर हम माने तो इसी समिति को बोला जाता है। और भारत में अभी जो पंचायती राज व्यवस्था है वो इसी समिति की सिफारिश पे की गई थी, ठीक है। दोस्तों, त्रिस्तरीय मैं बात कर रहा था। सबसे पहले टॉप लेवल की बात करें तो एक आती है आप लोगों की जिला लेवल की। किस चीज़ की भाई? जिला लेवल की। ये हो जाएगा आप लोगों का सबसे टॉप का, ठीक है ना? जिसे हम जिला पंचायत कहते हैं। फिर मिडिल वाला जो पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये होता है आपका क्षेत्र का, जिसे हम लोग बीडीसी मेंबर कहते हैं, क्षेत्र पंचायत, ठीक है? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्र पंचायत। उसके बाद लास्ट में आता है ग्राम पंचायत आप लोगों का, जिसमें आप लोगों के प्रधान वगैरह बनते हैं, ठीक है भाई? तो ये 3 चीज़ें थी। इस तरीके से जो बलवंत राय समिति था, इसने इस सबसे टॉप में जिला, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत, ठीक है। इसके बाद आती है एक समिति जिसका नाम होता है अशोक मेहता समिति, 1977 में ये बनती है। इसने बोला था द्विस्तरीय, ध्यान रखना, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समिति ने कितने स्तरीय का मतलब सुझाव दिया था। और इसने बोला था कि एक तो मंडल स्तर पे करेंगे, एक जिला परिषद यानी जिला पंचायत। इसने दो मतलब स्तरीय बोला था, ठीक है। उसके बाद दंतेवाला 1978 में आता है। इसने कुछ खास नहीं किया, तो इसको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आती है आप लोगों की जीवी के राव समिति, 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार में, ठीक है। किसकी सरकार में आती है? राजीव गांधी जी की सरकार में आती है। और इसने वित्त आयोग का गठन के लिए बोला और कार्यकाल 5 साल के लिए बोला। और इसने फिर से त्रिस्तरीय, ठीक है ना, इस समिति ने भी त्रिस्तरीय बोला था। ये कौन सा है? जीवी के राव 1985, ठीक है। एल एम सिंघवी समिति आती है 1986 में।
इसमें भी हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पीके थुंगन 1989 में। तो ये तो कुछ समितियां थी जिन्होंने अपने सुझाव दिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से लागू होनी चाहिए, क्या क्या चीजें वहां पे उन्होंने जोड़ी, वो उन्होंने सुझाव दिए थे वहां पे। ठीक है, चलिए देखिए, 73वां संविधान संशोधन से इसका मतलब इस अधिनियम से ये लागू हो रखा है। ठीक है, 1992 में। इससे पहले भी हम लोग काफी स्लाइड में देख चुके हैं। इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और इसे भाग 9 में जोड़ा गया संविधान के। किस भाग में? 9 भाग में जोड़ा गया। ठीक है ना, और 73वां वो संविधान संशोधन था। अगले कुछ फैक्ट्स है दोस्तों। अनुच्छेद 243 ए से लेकर के और 43 ओ तक इसका वर्णन मिलता है संविधान में। 11वीं अनुसूची है और उसमें 29 विषय है। कार्यकाल 5 साल के लिए। अगर कोई जो इसका निर्वाचन, अगर मतलब कोई चीज भंग हो जाती है, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, ठीक है, तो 6 माह के अंदर इसका चुनाव करना होता है। महिलाओं के लिए इसमें कितना है, 1/3 का आरक्षण है। ठीक है दोस्तों, अब आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 243 ए से लेकर के और ओ तक हम लोग पढ़ेंगे। तो ए में है आप लोगों का ग्राम सभा, ठीक है ना, सबसे पहले। उसके बाद बी में गठन है। सी में संरचना, सी फॉर संरचना। ठीक है, 243 डी में आरक्षण। ठीक है, 243 ई में कार्यकाल। इसकी जो ट्रिक्स होगी मैं आप लोगों के लिए आगे लेकर के आऊंगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को इसकी ट्रिक चाहिए। उसके बाद 243 एफ की बात करें तो पंचायत सदस्यों की जो योग्यता होती है। 243 जी की बात करें तो शक्ति होती है। 243 एच की बात करें तो टैक्स लगाने की शक्तियां होती है। ठीक है ना, और उसके बाद हम बात करें तो राज्य वित्त आयोग की अगर बात करें तो ये 243 आई। भाई ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसको ड्रब अप मार्क कर लेना। जे की अगर बात करें तो लेखा जोखा, ठीक है, परीक्षण। 243 के की बात करें तो निर्वाचन, ये भी बहुत बार पूछा गया। उसके बाद 243 एल की बात करें दोस्तों, तो इसमें भाई राज्य क्षेत्रों में लागू। एम की बात करें 243 एम तो कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। और 243 एन की बात करें तो पंचायतों का निरंतर बना रहना। ठीक है ना, चुनाव खत्म हुए तो अगले साल भी भाई चुनाव होंगे। और आखिरी है दोस्तों अनुच्छेद ओ, यानी कि चुनावी मामलों में न्यायिक न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आर्टिकल्स हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये आप लोगों को जो पूरा टॉपिक था बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए भाई, तो आप लोग जरूर बताएं, कमेंट करें कि हम लोगों को इस चीज की पीडीएफ चाहिए। आप लोगों को पीडीएफ भी भाई प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी आप लोगों को किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।